सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करना, तो आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ। 2 महीने के लिए गायब हो जाओ, बिल्कुल किसी को दिखो मत। तभी आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर दिया है, और हमने इसका टारगेट बनाया कि हम अपने दोस्तों को कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट करवा के ही जाने देंगे। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी से सिलेक्शन लेना, तो इसलिए 50-60 जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहो, ठीक है। एक दिन में 1 2 3 जितना हो सके, जितनी आप लोग की क्षमता है, कैपेसिटी आप लोग, हाँ इतना हम कैच कर सकते हैं, आप लोग उतना प्रैक्टिस सेट करके जाओ, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर इस श्रृंखला को आप लोग शानदार होना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और वीडियो पर पहली बार आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आइए समान ज्ञान का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है 2022, 2020, 2025, 2018, तो इन्होंने रखा है 2022 तक। यानी भारत को हम लोग 2022 तक कुपोषण मुक्त बना देंगे, ठीक है। ये भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बता दें कि पहले आप लोग समझो कुपोषण होता क्या है। कुपोषण मतलब दोस्तों क्या होता है ना, कि जब बच्चे जब तक कम मात्रा में भोजन करते हैं, उनको प्रोटीन और कैलोरी उस मात्रा में नहीं मिल पाता है जिस मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, तो उनको क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, ठीक है। तो उसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि लक्ष्य रखा है भैया कि जितने भी हमारे भारतवासी, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उनको कुपोषण मुक्त हमको बनाना है, ठीक है। और इस श्रृंखला में हम बता दें दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हम, ताकि आप लोग जीके जीएस के एबी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओ। और हाँ, एक बात और इसमें बता दें, क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा कि भैया सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ पर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे जो होते हैं वो होते हैं असम में, दादर नगर हवेली और गुजरात। यानी पहले नंबर पे आता है असम, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो बगल में आप लोग कहीं पे लिख देना कि यानी सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, और असम में, ठीक है। यानी असम में जो होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं कुपोषित होते हैं, और जो सबसे कम होते हैं वो होते हैं पांडुचेरी में, ठीक है। यानी पांडुचेरी में जो होते हैं सबसे कम बच्चे होते हैं कुपोषित होते हैं। और अगर अधिक पूछेगा तो अधिक जहाँ होते हैं असम में, और सबसे कम कहाँ होते हैं, पांडुचेरी में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से 2006 के बीच, उस समय जो भारत में 21.6% लोग कुपोषित थे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ देखो, क्या बता दें कि जब यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से 2006 के बीच में ना, तो उस टाइम जो थे 21% जो पूरे भारत का 21% जो थे वो लोग कुपोषित थे। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई, बाद में जब ये बढ़ता गया, तो 2020 से जब इसकी गणना हुई 2022 तक, तो इसकी जो जनसंख्या मतलब जनसंख्या है वो घट गई, और घट के आ गई आपकी 16.5%। यानी इसी दर और दर निरंतर आपकी जो है कुपोषित की क्षमता क्या होती है, घटती जाती है। और अभी एक चीज़ और हमने बताया कि जो सबसे अधिक बच्चे कुपोषित होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं आपके असम में, ठीक है। असम में जो होते हैं वो सबसे अधिक कुपोषित होते हैं, ठीक है। ये कुपोषित अगर आपको लिखाना है ना, तो सबसे अधिक कुपोषित जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके होते हैं असम में। और सबसे कम कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके पोंडुचेरी में। यानी पोंडुचेरी में जो होते हैं सबसे कम होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, और जो अधिक होते हैं वो होते हैं भैया असम में। अगर 2020 और 2022 की जनगणना के अनुसार अगर बताया जाए कि यानी जो जनसंख्या की तुलना के अनुसार जो कुपोषित की बच्चों की जनसंख्या घट के 21% से कितनी आ गई आपकी, 16%। यानी इसका दर जो गया घट गया, यानी 21 से कितनी आ गया आपका, 16%, ठीक है दोस्तों। अब आपका दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 2 गया कि रजत क्रांति संबंधित है, तो जूट उत्पादन से, कपास उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, रासायनिक उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रजत क्रांति जो होती है मुर्गे और अंडे से संबंधित होती है, तो रजत क्रांति का जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अंडा उत्पादन से। अगर अंडा ना देख के आपको देता मुर्गा उत्पादन से, तो आपको फिर मुर्गा भी कर सकते हो, ठीक है। यानी मुर्गा पालन या अंडा उत्पादन से जो संबंधित होता है वो क्या संबंधित होता है, आपका रजत क्रांति संबंधित होता है। और एक दोस्तों एक चीज इसमें और याद रखना, हम बता दें कि यहाँ पर इसके जनक, ठीक है, यानी आपकी जो है रजत क्रांति है ना, यानी रजत क्रांति
रजत क्रांति जो है आपकी संबंधित किससे है भैया? आपने समझ गया कि अंडा और मुर्गा पालन से। और इसके जनक को याद रखना है, तो इनके जनक जो है भैया इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। यानी इंदिरा गांधी जी जो हैं इसकी जनक हैं, किसकी भैया जनक हैं? वो है आपके रजत क्रांति की जनक है। कौन जनक है? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इसी लगले एक चीज और आप लोग याद रखना कि रजत क्रांति पूछा जाता है और एक पूछा जाता है पीली क्रांति, ठीक है। आप लोग को पीली क्रांति भी समझते चलना है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। एक रजत क्रांति, एक पीली क्रांति और एक मान लो इसी लगले और समझ लो यहाँ पे लाल क्रांति, ठीक है। यानी लाल क्रांति, तीनों आपको समझते चलना है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कि रजत क्रांति जो संबंधित है किससे संबंधित है, आप लोग को पता हो गया अंडा और मुर्गा पालन के उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, आप लोग को समझते रहना है कि पीली क्रांति जो है ना वो होती है तिलहन से, है नहीं। किससे संबंधित होती है भैया? तिलहन से संबंधित होती है, ठीक है। तिलहन यानी जो दाल वाल उत्पादन किया जाता है उससे संबंधित होती है पीली क्रांति, ठीक है। अब लाल क्रांति किससे संबंधित होती है? तो लाल क्रांति जो आपकी संबंधित होती है वो होती है मांस मटर से। यानी मांस और मटर से जो संबंधित होती है वो होती है आपकी लाल क्रांति, ठीक है। अगर आप लोग को पूछा जाए कि भैया पीली क्रांति के जनक, वो सैम पित्रोदा है। यानी अगर पीली क्रांति के जनक पूछा जाए तो वो है भैया सैम सैम पित्रोदा, ठीक है। यानी सैम पित्रोदा ये है इसके जनक। और लाल क्रांति के जो जनक है वो विशाल तिवारी जी है, ठीक है। यानी विशाल तिवारी जी जो हैं वो लाल क्रांति के जनक हैं, ठीक है। सबको आपको याद करते चलना है। यानी लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी, मांस वाटर से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सैम पित्रोदा। और रजत क्रांति जो है वो किस जनक है? इंदिरा गांधी से। मतलब इनके जनक जो है इंदिरा गांधी जी हैं और जो संबंधित है वो किससे है भैया? आप लोग को अभी बताया, ठीक है। अंडा और मुर्गा उत्पादन से, ठीक है। अगला देख लेते हैं आपका नई रोशनी कार्यक्रम संबंधित है तो महिला सशक्तिकरण से, वित्तीय समावेशन से, नई पेंशन प्रणाली से, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप लोग को बता दें कि नई रोशनी कार्यक्रम जो इसका शुरुआत हुई थी वो 2012-13 से हुई थी, ठीक है। यानी जो इसकी शुरुआत हुई नई रोशनी कार्यक्रम की वो हुई थी 12 और 13 से, यानी 2012-13 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि महिलाओं के बीच सशक्तिकरण को दिखाने के लिए इसकी शुरुआत, यानी महिलाओं के बीच सशक्तिकरण उत्पन्न करने के लिए नई रोशनी का कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। और ये कब हुआ था? 2012 से 13 में। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई रोशनी कार्यक्रम का आपको शुरुआत की गई थी। वो कब शुरुआत की गई थी? 2012 और 13 में, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अपनी सीमा बताता है? तो मेरे भाई हम बता दें कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो तीन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, कुछ ऐसे 3 राज्य हैं जो देशों के साथ सीमा बनाते हैं और कुछ ऐसे 3 राज्य हैं जो कुछ ऐसे 4 राज्य हैं जो एक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। सब उसको आप लोग को कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें आपको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश उपयुक्त सभी, तो सबको इसमें बताना है कि आपका इसमें से कौन सा जो है आपको 3 देशों के साथ सीमा को साझा करता है। तो उससे पहले हमने क्या बताया था आपको कि जिस विकल्प में ए या बी दिखे या जिस विकल्प में उपयुक्त तो सभी दिखे उसको तो आंख मूंद के आपको मार ही देना है, ठीक है। यानी ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है कि जिस विकल्प में आपको उपयुक्त सभी दिखे या ए और बी करके दिखे उसको आपको फटाफट से टिक कर देना है। यानी ये 3 राज्य हैं, यानी 3 राज्य हैं जो देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ये सब किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो इसको याद रखना है कि ये सब सीमा बनाते हैं भैया किसके साथ? वो है भैया नेपाल। नेपाल देश के साथ ये जो है तीनों लोग क्या करते हैं? सीमा को बनाते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सही के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अब अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है तो प्रतिरक्षा, बैंकिंग, पुलिस, वायु सेवा। तो सबसे पहले दोस्तों देखो ना भैया क्या होता है कि पुलिस संघ सूची का विषय नहीं है। तो जो पुलिस वाला रहता है ना वो पुलिस संघ सूची का विषय नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो संघ सूची के नहीं आता है। वो किसका आता है? वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। यानी ये राज्य के अंतर्गत जो पुलिस आती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आती है। तो सी इज द राइट आंसर। यानी आपका जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं आपके कौन कौन आते हैं? प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायु सेवा। ये सब तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत। लेकिन पुलिस जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आके वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के अंतर्गत ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो
अगला देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला पुरुष लिंगानुपात, यानी महिला पुरुष का जो लिंगानुपात था वो कितना था, यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी। तो 1000 पुरुष पे 930 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 980 महिलाएं, तो इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि जब 2013 की जनगणना हुई थी, सॉरी 2011 की जनगणना हुई थी, तो उस समय जो लिंगानुपात था वो अनुपात था 943 और 1000 का, ठीक है। यानी 943 और 1000 का ये अनुपात था, ठीक है। और उसकी जो थीम थी, और हाँ एक चीज़ और याद रखना कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी। तो 2011 की जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यानी 2011 की जनगणना का जो थीम कोई पूछेगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये तो हो जाएगी थीम। और इस पे जो अनुपात था वो 943 और 1000 का, यानी 1000 पे 943 महिलाएं थी, ठीक है। तो जो विकल्प हो जाएगा आपका 943 के लगभग कौन सा विकल्प हो जाएगा, 940। तो 940 इज द राइट आंसर। तो 940 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही। और इसकी थीम क्या थी भैया, अभी थीम हमने आपको बताया। इसकी थीम थी आपकी, क्या थीम थी यहाँ पे, यहाँ पे इसकी जो थीम थी ना भैया, वो थी हमारी जनगणना, ठीक है। हमारी जनगणना यही था ना, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। यानी ये इस 2011 की जो थी वो क्या थी, थीम थी। यानी अगर कोई थीम पूछता है कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी, तो 2011 की जनगणना की जो थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको याद करते चलना है। और यहाँ पर जो अनुपात था वो 943 और बटे 1000, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं जो थी वो थी, क्या था उनका लिंगा अनुपात था, ठीक है मेरे भाई। आइए आपका अगला स्टार्ट कर लेते हैं। चंद्रमा की सतह जो पर वस्तु का वजन होता है, पृथ्वी की सतह के वजन का 1/5, पृथ्वी की सतह का 1/6, पृथ्वी की सतह का वजन का 1/2, पृथ्वी की सतह के वजन का 1/3। तो अगर आपने लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तो वहाँ उसमें बताया गया होगा कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 भाग होता है। यानी अगर कोई वस्तु यहाँ पर 60 किलोग्राम की है तो वहाँ पर 60 में 6 से भाग कर देंगे, कितने किलोग्राम की हो जाएगी, 10 किलोग्राम की, ठीक है। यानी कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है, चंद्रमा पर ले जाओगे तो वो कितने किलोग्राम की हो जाएगी, 10 किलोग्राम की। तो जो चंद्रमा की सतह के पर वस्तु का द्रव्यमान होता है ना भैया, वो पृथ्वी की द्रव्यमान का कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पृथ्वी की सतह का 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों एक और चीज़, अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अ, उन सभी बच्चों को शेयर करिए जो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। यानी अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो बिल्कुल मेहनत और लगन से यार लग जाओ। बस 2 ही महीने की बात है, इस 2 महीने के बाद आप लोग के हाथ में आपकी नौकरी होगी और आप लोग घर वाले आप लोग खुश होंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सच में अपनी लाइफ को अच्छी करना चाहते हो तो बिल्कुल ईमानदारी और मेहनत और लगन से लग जाओ, क्योंकि हमने भी प्रण लिया कि हमें अपने दोस्तों को जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देना है। यानी जहाँ तक हो सके, यानी हमारा टारगेट है भैया आपको हमें 30+ या 35+ दिखाना है। अगर आप लोग सारा प्रैक्टिस सेट देखते हो तो मेरी गारंटी है अगर लोग 35+ क्वेश्चन करके आओगे। साथ ही अगर दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप लोग को चाहिए बगल से, यानी साइड से, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ सर कि आप लोग टॉपिक वाइज करवा दीजिए कि हाँ ये टॉपिक था, इसको करवा दीजिए, इसको करवा दीजिए, तो हम टॉपिक वाइज भी करवा देंगे। लेकिन आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ना है ताकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जीके जीएस के एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो, ठीक है। यानी हम देखो प्रैक्टिस सेट तो करवाएंगे, साथ ही आपका क्या करेंगे, साइड से आपका टॉपिक वाइज देखते चलेंगे। देखो सर, देखो भैया ये है, इसमें आपको इतना पढ़ना है, और इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर हम उसको बता भी देंगे कि हाँ दोस्तों देखो यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको अभी आप लोग साइड से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सामान्य जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब देखो सामान्य जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, ठीक है। और 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, एक निषेचित अंडे का 2 भागों में विभाजन हो जो या दोनों खंड अलग हो जाए, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हमने बताया था समान जुड़ाव बच्चे पैदा कब होते हैं, जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, ठीक है, या 2 शुक्राणु होते हैं 2 अंडाणु का निषेचन करे। अगर 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करते हैं तो वो आपका जुड़ाव बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं। कब होते हैं कि जब एक शुक्राणु क्या करता है, एक ही अंडाणु को 2 भागों में तोड़ देता है और वो भाग अलग अलग हो जाए, तो उस समय क्या होते हैं, जुड़ाव बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। यानी समान जुड़ाव बच्चे जब पैदा होते हैं कब, जब एक निश्चित अंडे के 2 खंडों में विभाजित होने हो और दोनों खंड अलग हो जाए, यानी वो जाके उस खंड से मिले और दोनों खंड को क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो उसी टाइम पे जो होते हैं सामान्य जुड़ाव बच्चे पैदा होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की कठोरता को
दूर कैसे की जाती है, ठीक है, यानी जल की जो कठोरता है उसको दूर कैसे की जाती है। तो जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर और जल में डीडीटी डालकर, ठीक है। तो हम बता दें कि जल की जो कठोरता होती है वो जल की कठोरता दूर करने के लिए हम डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। जब जल में हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो जो अशुद्धियाँ होंगी नीचे बैठ जाएंगी और जो शुद्ध जल होगा यानी वो हो जाएगा ऊपर, यानी जो उसके शुद्धियाँ होंगी पेदी में बैठ जाएंगी और हम जल को छान के अलग कर लेंगे, तो उससे जल क्या हो जाएगा, उसकी कठोरता दूर हो जाएगी, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, सी के पास समझा जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो हम बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था आपका 22 जुलाई 1947। अब देखो अभी हम डायरेक्ट कैसे मार दिए, क्योंकि हम बता दें कि 22 जुलाई को ही आपको झंडा दिवस यानी ध्वज दिवस मनाया जाता है। आपको एक चीज़ और मिल गया कि 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है भैया, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, यानी जो झंडा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। तो इसलिए जो संविधान ने स्वीकार किया पहली बार वो किया था 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को जो हुआ था वो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज द राइट आंसर। और आपको याद रखना है इसमें क्या बताना है भैया, हम बता दें कि इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो ये झंडा में था वो बदलाव किया गया था 117 सालों में, इसको 6 बार बदलाव किया गया था, यानी 6 बार जो इसमें था 6 बार इसमें बदलाव किया गया, यानी जो झंडे में 117 सालों में कितनी बार बदलाव किया गया भैया, 6 बार बदलाव किया गया है। और आखिरी जो बदलाव हुआ था 1947 में हुआ था, ठीक है। और आखिरी बदलाव के बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी आखिरी बदलाव कब हुआ था 1947 में, और कब तक कै बार बदलाव किया गया भैया, 6 बार अब तक बदलाव किया गया है, ठीक है। और झंडा दिवस मनाया क्या जाता है, ये मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को। और झंडा के जो है झंडा तो दिवस तो आपने मना लिया, लेकिन झंडा को बनाया किसने था, तो झंडा को जो बनाया था उन्होंने बनाया था पिंगली, यानी पिंगली वकैया ने। पिंगली वेंकैया ने जो था ये झंडे का निर्माण किया था, यानी पिंगली वेंकैया जी ने झंडे का निर्माण किया था। और इसका आखिरी जो था आखिरी बार जो इसको बदला गया था 1947 में, और कितनी बार इसको बदला जा चुका है अब तक, 6 बार हो ना। और 1947 के बाद अब तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका झंडा से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसके बाद आती है बात मोटर वाहनों से धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस, यानी मोटर वाहनं के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है। नंबर 1 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम बता दें कि जो मोटर वाहन के धुएं से जो निकलती गैस है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, विश्व की सबसे विषैली गैस जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो मोटर वाहनों के धुएं से निकलती है, ठीक है। इसलिए मोटर वाहनों के धुएं से आप लोग को दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात आ गया, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो बदलता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, और सिर्फ डीसी वोल्टेज को प्रयुक्त किया जाता है। तो हमने क्या बताया, ये ए और बी। तो अभी हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर जिस भी विकल्प में उपयुक्त सभी या ए बी देखने को मिले उसको आंख मूंद के मार दीजिए, तो ए और बी वाला जो जगह आपका राइट आंसर, यानी ए बी इज द राइट आंसर। एसी को डीसी में बदलता है, फिर डीसी को एसी वोल्टेज में बदलता रहता है, ठीक है। अब देखो अगला विकल्प आ गया आपका, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो हम बता दें कि जो नमक सत्याग्रह था वो आपका शुरू हुआ था 1930 में, यानी 12 मार्च 1930 को जो हुआ था नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। और नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो साबरमती आश्रम में शुरू हुआ था और 24 दिन तक चला था। और 24 दिन चलने के बाद ये 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। यानी गांधी जी ने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को क्या नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और ये 24 दिनों तक चल के 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर वहाँ नमक अंग्रेजों के नमक कानून आंदोलन को उन्होंने तोड़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1930 इज द राइट आंसर, ठीक है। और 1931 में क्या होता, साथ में इसको देखना। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी जी का साथ इरविन के साथ जो समझौता हुआ था वो 1931 में, 1931 में गांधी इरविन के साथ समझौता, और 1930 में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह आंदोलन। और ये चला कितने दिन था, 24 दिन। और कब कै तारीख को पहुंचे थे, 6 अप्रैल को, ठीक है। और कहाँ पहुंचे थे, डांडी। और इसकी शुरुआत यानी शुरू कहाँ से किए थे, वो किए थे साबरमती से, ठीक है। अब देखो अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो हम बता दें कि भारतीय संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो जो 10 हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी जो भारत का जो अनुच्छेद है ना भैया, सुनो, इसमें पहले जो थे मौलिक कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह की समिति थी, आप लोग को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर जब उन्होंने सिफारिश किया गया था तो वहाँ पर 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन 51A के तहत जो किया गया वो 10 मौलिक कर्तव्यों को आपको शामिल किया गया, यानी स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, यानी जो स्वर्ण सिंह समिति थी यहाँ पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति
इन्होंने जो अपनी समिति के आधार पर, इनकी समिति के आधार पर जो हुआ था, इनकी सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 51A के अनुच्छेद के अंतर्गत यानी 51A आर्टिकल के आधार पर जो था आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका मानक समय, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो हम बताते हैं कि जो मानक समय है ना, वो हमेशा आपका 5.5 घंटा आगे रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका यहाँ पर हुआ है 12 बजे, तो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर जो होगा आपका हो जाएगा 12 में 5 जोड़ देंगे तो वहाँ पे हो जाएंगे आपके 5:30 बजे। यानी जो हमेशा भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से वो हमेशा रहता है 5.5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर श्रृंखला आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको एक से एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ठीक है, अभी तो ये आपका एग्जामिनेशन सॉर्टर का प्रैक्टिस सेट अभी आपके पास यहाँ पे हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट प्रैक्टिस सेट रखे हैं। बस एग्जाम के पहले ही हम उसको आपको करवा देंगे और आपके जीके जीएस के भी नंबर कटने नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ। कोई बात नहीं, आपको नहीं सब्सक्राइब करना है, नए चैनल को देखना है, बस आप लोग वीडियो को देखो। अगर वीडियो पसंद आए तभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना, और अन्यथा आप लोग नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, बस मेरा सिद्धांत क्या है, आप लोग मेहनत से पढ़ो और आप ज़िंदगी में आगे कुछ करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना, अगर ज़िंदगी में आप लोग आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो आगे चल के क्या होने वाला है। तो इसलिए मेरे भाई, आप लोग से बस इतना कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक सुनहरा मौका है आप लोग के लिए दिया है। इस भर्ती को आप लोग अपना बना के रहो। ठीक है, यानी इस भर्ती से बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ कि इसके सिवा आपको आँख बंद करो तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दिखाई दे, आँख खोलो तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दिखाई दे। यानी हर समय सोते जागते खाते उठते नहाते, यानी जो भी आप लोग कर रहे हो, बस उस समय आपका बस ख्याल रहे कि भैया हमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके रहना है। ठीक है, तभी आप लोग ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। यार दोस्तों, आप लोग जानते हो ना कि अगर आप लोग भर्ती ले लिए तो आप लोग ज़्यादा फैमिली पर डिपेंड नहीं रहोगे, तो आप अपने भी खुद देख सकते हो। तो इसलिए जब आप लोग फैमिली पर डिपेंड नहीं रहते हो तो आपको कुछ सुनने को नहीं मिलता है। तो हम बता दें, कुछ बच्चे क्या होते हैं अभी जैसे हो गए 27-28 साल के, तो उनको घर से सुनने को मिलता है कि अरे यार क्या कर रहा है, घर पे बैठा है, जा कमाने ही हो। तो इसलिए उनके लिए सरकार ने एक सुनहरा मौका दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती लेने का। तो इसलिए दोस्तों, जब आप लोग के लिए एक सुनहरा गोल्डन चांस मिला है तो इसको आप लोग जाने कहाँ दे रहे हो। बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ, चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन मन और लगन से पढ़ो। हम इतना कहेंगे, आप लोग चाहे किधर से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन मेहनत और लगन से लग के पढ़ो, ताकि ज़िंदगी में आगे चल के आप लोग कुछ कर पाओ। आप लोग से बस मेरा यही सजेशन रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चाहते हो तो आप अपना जीके और मैथ और रीजनिंग तैयार करो। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा कठिन कुछ कार्य नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग सबसे ज़्यादा नंबर आपको देखे जाने वाला है। तो इसलिए आपको रीजनिंग को बहुत ज़्यादा कवर करना है, रीजनिंग के साथ जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ और हिंदी ज़्यादा, मैथ में 18 नंबर आएगा, 18 से 20, लेकिन रीजनिंग और आपका जो जीएस है ये 38, और वो आपका रहेगा कम से कम 60 से प्लस रहने वाले हैं। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको कवर करने, यानी 40 ये 60 वो, यानी दोनों मिला के 100 नंबर। तो 100 नंबर आप लोग जान सकते हो कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए आपको कभी किसी भी कीमत पे रीजनिंग और जीके जीएस को छोड़ना नहीं है। आप लोग यार समझ सकते हो कि रीजनिंग और जीके जीएस में आपको क्या पूछा जाता है। देखो जीके जीएस में क्या होगा ना, 2-3 क्वेश्चन रहेगा इतिहास से, भूगोल से, फिर 2-3 क्वेश्चन आपका रहेगा क्या नाम था इसका, करंट अफेयर से। तो इसलिए जब लोग जानते हो कि यहाँ से क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसलिए आप उसको छोड़ो मत। और साथ ही इस श्रृंखला में 4 चांद लगाने के लिए हम आप लोग के लिए एक टारगेट रखेंगे 50 प्रैक्टिस सेट कराने का, ताकि आप लोग जी के जीएस के एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। ठीक है, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ये आप लोग को पता होगा कि सबसे बड़ा पक्षी जो शुतुरमुर्ग होता है, ये भी राइट हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी और सबसे सुंदर दिखने वाला पक्षी हमिंग बर्ड, ये भी सही हो जाएगा। और घोंसला नहीं बनाने वाला पक्षी आप लोग को पता है, ये कोयल है। और पंखों से रहित पक्षी, ठीक है, पंखों से रहित पक्षी जो होता है वो होता है मुर्गा। ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि मुर्गे में भी पंख होते हैं, मुर्गा भी उड़ सकता है। आप लोग देखे होगा कि मुर्गा भी उड़ सकता है। और साथ ही देखो, यहाँ से अभी हम एक आपके लिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंखों से रहित पक्षी जो है मुर्गा और अंडा जो होता है किस क्रांति से संबंधित है। इसको आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। दोस्तों देखो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर कमेंट करते हो तो उसमें आपकी फायदा है दोस्तों। अगर आप लोग किसी चीज़ को लिखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद होगी, तो इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ को लिख के याद करो, वो आपको कभी भूलेगी नहीं। तो इसलिए पंखों से रहित जो पक्षी है वो होते हैं मुर्गा, या हो जाएगा आपका गलत आंसर। और मुर्गा और अंडा किससे संबंधित है, किस क्रांति से, और उस क्रांति के जनक कौन है, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हम बता दें किस तट की रेखा सबसे लंबी है। गुजरात, आंध्रा और प्रदेश और गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है ना भैया, वो है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की। ठीक है, यानी गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलती हुई बस अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये सिद्धांत न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? यानी क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप लोग पढ़े हो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना बल लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लेकिन भैया क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहाँ पर लगता है? जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगा ले, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बस में यात्री बैठा है, वो अचानक रुक जाता है, तो यात्री किस अवस्था में रहेगा? विरामावस्था। और आप लोग को पता होगा कि न्यूटन का जो नियम होता है विरामावस्था, वो कौन सा प्रथम नियम होता है? देखो, प्रथम नियम को न्यूटन को बोलते हैं विरामावस्था, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो प्रथम नियम। अब देखो प्रथम नियम कैसे होगा उसको समझ लीजिए। जैसे कोई यात्री बैठा है ना, तो किस अवस्था में होगा? विरामावस्था में। लेकिन बस जो है गति अवस्था में, जैसे ही बस अचानक रुकेगी, वो हो जाएगी शांत, एकदम विरामावस्था में। लेकिन जो वस्तु का शरीर है वो आगे की तरफ झटका देगा और वो हो जाएगा गति अवस्था में। वो और जो देखो, जो पुरुष बैठा रहेगा वो तो रहेगा किसमें? विरामावस्था में। लेकिन जैसे ही बस रुकेगी, उसका शरीर हो जाएगा गति अवस्था में। तो विरामा और गति जब आपस में टकराएंगे तो उसका विरोध करेंगे, इसलिए व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। तो उसी को बोलते हैं आपका जड़त्व का नियम, विरामावस्था का नियम या न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। तो हम जाएंगे इसके साथ प्रथम नियम के साथ। ठीक है, और द्वितीय नियम आप लोग जानते ही हो, फटाफट उसको याद कर लेना। और तृतीय नियम आप लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना बल लगाती है, उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो यहाँ पर अगला आ गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, रीत संबंधी अधिकार, उपयुक्त सभी। तो हम भैया अभी हमने क्या बताया था आपको कि जिस विकल्प में उपयुक्त सभी मिले उसको आपको आंख मूंद के मार देना है। ठीक है, यानी आंख मूंद के उसको आपको सही कर देना है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो सबके अंतर्गत आएंगे, मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, ऋतु संबंधी अधिकार, यानी उपयुक्त सभी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। तो हम बता दें जो परमाणु द्रव्यमान की संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के। यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग करो तो हो जाएगा परमाणु की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये सब कक्षा 9 की चीज़ें हैं विज्ञान में। तो आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ के भी एग्जाम में देने जाना है, यानी किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को छोड़ो मत। अब देखो यहाँ पर अगली बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे ना, वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी जी ने। और कब किए थे? 1921 में। ठीक है, और ये किस नदी पे है? वो ये है रावी नदी पे। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये किस नदी पे है भैया? यह है नदी रावी नदी पर। ठीक है, और देखो इसकी सभ्यता जो थी ये युग की थी कांस्य युग की, यानी कांस्य युग की जो ये थी सभ्यता थी। ठीक है, और किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो भैया हम बता दें एकतादारी जो प्रथा थी उन्होंने चलाई थी शमसुद्दीन इल्तुमिश। यानी शमसुद्दीन इल्तुमिश के शासनकाल में एक भूमि अनुदान की प्रणाली जो शुरू की गई थी। तो इस श्रृंखला में तो क्या हुआ था कि जब इन्होंने इक्तदारी प्रथा चलाई तो वो थे आपके इल्तुमिश, यानी शमसुद्दीन इल्तुमिश जी ने वो दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी, इक्तदारी मतलब क्या होता है? भूमि अनुदान की प्रणाली, यानी भूमि को दान करने के लिए एक प्रणाली थी जिसको बोलते हैं इक्तदारी प्रथा। इसको चलाया था इल्तुमिश, इल्तुमिश जी ने। इनका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुमिश। ठीक है, यानी इल्तुमिश ने जो था इक्तदारी की प्रथा को चलाया था। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? सर्वसम्मति मतलब जो सबकी सहमति के आधार पर भारत का जो राष्ट्रपति था वो कौन चुना गया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आप लोग को पता होगा। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। तो हम बता दें भैया ये हैं आपके जो थे, इसमें हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी जी को सर्व समिति के आधार पे, यानी आपका जो था राष्ट्रपति चुना गया था। यानी जो विकल्प इज द बी इज द राइट आंसर, यानी बी वाला जो रहेगा आपके क्या हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी को, जिनको सर्व समिति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। अब देखो निरंतर एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिसको बोलते हैं सीईओ। इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। यानी कौन करता है भैया? राष्ट्रपति जी करते हैं इन दोनों जी की नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका आता है
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो ये संभाल सकते हैं आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो हम बता दें कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उसके जो कार्यभार वो संभाल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद, ठीक है, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 370, यानी आप लोग को पता हो गया, जो इस टाइम हटा दिया गया है, जिसके अनुसार क्या गया था कि जम्मू कश्मीर को क्या गया था, एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था। और एक चीज़ और याद रखना, आप लोग को देखोगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है, ये सब राज्यों को आर्टिकल 371, ठीक है, यानी आर्टिकल 371 के अंतर्गत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी अगर ये सब हटा दिया गया तो ये सबको मिला के ये अलग अलग राज्य बन जाएंगे, यानी इनका विशेष राज्य का दर्जा छीन जाएगा। यानी आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। अब देखो, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो हम बताए थे केवल और केवल दो, यानी केवल और केवल दो, यानी राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो केवल कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, अब देखो, प्लानिंग एंड द पुअर के जो लेखक हैं कौन है? तो डेविड रिकार्डे और बी एस मिन्हास और मुनार मिल्डर और जेके मेहता। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एस मिन्हास, यानी बी एस मिन्हास ने लिखा था प्लानिंग एंड द पुअर, यानी प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक हो जाएंगे बी एस मिन्हास। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय, यानी किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो यूरेनस, बृहस्पति, मंगल और शनि। तो वो हो जाएगा ग्रह शनि। शनि के चारों ओर क्या होता है? एक वलयाकार छल्ला होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, यानी तो शनि हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, कंप्यूटर में जो आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम बताए थे जब किसी चीज़ को आप लोग कलेक्ट करोगे या किसी चीज़ को रखोगे फाइल के रूप में तो उसको बोलते हैं आपका डाटा, यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो डाटा के रूप में जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डाटा। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और नेटवर्क। तो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग से देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे यूपीपी एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। ठीक है, निम्नलिखित में किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल सम्मिलित है? तो कौन सी ऐसी परियोजना है जिसमें आपके कौन से हैं, कौन कौन उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल तीनों सम्मिलित है? तो आप बता दें मंडक, सिंगरौली, नरौरा और टिहरी बांध परियोजना। तो ये परियोजना है जो कि मंडक परियोजना, जिस पे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आ गया देवा शरीफ, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? यानी देवा शरीफ का मेला है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो देवा शरीफ जो लगता है आपका बाराबंकी में, तो बाराबंकी में हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी प्रकार से ये मेला से भी एक क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेना। अगर नहीं कवर कर पाना तो फटाफट बताना, हम लोग मेला से लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग का मेला से भी कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से गंगा नदी से नहीं मिलती है? तो हम बता दें कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से नहीं मिलती है? तो पहले ये सुनो कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो गंगा की लंबाई है वो कितनी है भैया? 160 किलोमीटर। और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी और लखनऊ से होकर बहती है। और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना। ठीक है, इसमें हो जाएगा जो गंगा से नहीं मिलती है वो हो जाएगा आपका सोन, यानी यमुना, गोमती और रामगंगा ये सब गंगा की नदी मिलती है, लेकिन सोन नदी जो होती है वो गंगा नदी में नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब देखो, निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ? यानी कौशाम्बी, संकिसा और कुशीनगर और खनखल। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि आपके यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो बुद्ध जी को निर्माण प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर। ठीक है, यानी कुशीनगर इज द राइट आंसर। तो कुशीनगर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े के पूरा घुल जाने पर गिलास के पानी का तल है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम भाई बता दें
कि जब कप भर का टुकड़ा पानी में घुल जाता है तो पानी का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। पानी का मान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। तो सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। अब पानी में हवा का बुलबुला कैसे कार्य करता है? तो हम बता दें, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह जो पानी में होता है वो हवा का बुलबुला जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाएं और यूपीपी एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सबको अच्छा से अच्छा स्कोर दिला के रहे हैं। ठीक है, कम से कम उनका जीके में से 37 क्वेश्चन सही करवाएंगे हम। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन 38 में से हम 36-37 क्वेश्चन आपका सही करवाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि सभी बच्चे यूपीपी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती हैं? जल में, वायु में, लोहे में, निर्वात में। तो भैया हम बताते हैं ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में कभी भी चल नहीं सकती हैं। तो निर्वात इज द राइट आंसर। ठीक है, निर्वात में ध्वनि तरंगे कभी चल नहीं सकती हैं। इसी के साथ ये शानदार सेशन होता है दोस्तों समाप्त। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ।